हिंदी कहानी जगत में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास और कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म 1980 में हुआ। 1904 से लेकर 1916 तक इन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखी और बाद में हिंदी कथा साहित्य में आकर प्रेमचंद नाम से कहानी लेखन करने लगे। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इसके साथ ही गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक और निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंध मेरे विचार शीर्षक से संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर है समाज सुधार। उनका मानना था कि कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती हुई नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित भी करती है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। प्रेमचंद की जो शुरुआती कहानियाँ वो आदर्शवादी हैं। धीरे धीरे उन्होंने यथार्थ को स्वीकार किया। इसके बाद में उनकी कहानियों का स्वर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी होता गया। यानी यथार्थ तो है लेकिन उसमें आदर्श की हल्की सी झलक भी है। उनकी जो अंतिम कहानियाँ थी जिनमें कफन और पूस की रात मुख्य है, इन कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक साफ तौर पर मिलती है। इन कहानियों में वे किसी आदर्श को थोपने का प्रयास नहीं करते, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन का जो यथार्थ है उसको बिल्कुल निरावृत रूप में पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। इन कहानियों के माध्यम से वो पाठक की संवेदना को जागृत करते हैं कि वे सोचें, वे समझें कि समाज में इस तरह की विसंगतियाँ, इस तरह का अन्याय, शोषण और असमानता क्यों है। प्रेमचंद की कहानियाँ अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी गई हैं। उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। प्रेमचंद की भाषा को हम हिंदुस्तानी भाषा कह सकते हैं, जिसमें बोलचाल के सारे शब्द हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे वो उर्दू के हों या वो अंग्रेजी के हों। आम जनता जिस भाषा का उपयोग करती थी उसी भाषा को प्रेमचंद ने अपने लेखन का माध्यम बनाया है। उनकी कहानियों में भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया गया है। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। अब बात करते हैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात के बारे में। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी का आरंभ ऋण की समस्या और उसकी चिंता से होता है और कहानी का अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता में होता है जो हर समस्या का समाधान तो लगती है लेकिन होती नहीं है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं है, प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी कर देती है, जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ होती है और तब मजदूरी और खेती दोनों ही इस समस्या का उदर नहीं भर पाती। वस्तुतः एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी हल्कू का एकालाप जैसी है, जिसमें मुन्नी और जबरा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हल्कू एक किसान है
उसकी पत्नी का नाम मुन्नी है और उसके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम जबरा है। मुख्य तौर पर हल्कू और उसके अंतर्द्वंद को ही कहानीकार ने व्यक्त किया है। प्रसंगवश जबरा और मुन्नी का उल्लेख भी कहानी में आया है। कहानी का एक अन्य पात्र है सहना, जो साहूकार है, जो हल्कू को रुपया उधार देता है और हर महीने ब्याज वसूल करने के लिए आ धमकता है। हल्कू बड़े जतन से 3 रुपये बचा कर रखता है कि इस सर्दी वह कंबल खरीदेगा, लेकिन वह 3 रुपये भी उससे ब्याज के रूप में छीन लिए जाते हैं। पौष महीने में ठंड की एक रात में ठिठुरता हुआ हल्कू और उसके गतिविधियों, उसके क्रियाकलापों और उसके मनोभावों को प्रस्तुत करने वाली कहानी है पूष की रात। हल्कू इस कहानी में एक असहाय निरुपाय पात्र के रूप में आया है। निरुपाय यानी उसके पास कोई उपाय नहीं है कि कर्ज कैसे चुकाए, और कंबल खरीदने का भी उसके पास कोई उपाय नहीं बचता। अंततः सर्दी के कारण वह अपनी खेती की नील गायों से रक्षा भी नहीं कर पाता। कहानी के अंत में वह अकर्मण्य बना हुआ दिखाई देता है, वह निठल्ला सा दिखाई देता है, जिसकी हिम्मत नहीं है कि उस ठिठुरती हुई रात में वह उठकर अपने खेत से नील गायों को भगा सके। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बुनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण हल्कू की प्रसन्नता और मजदूरी करके माल गुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश करती है कि किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से अपने खेत का लगान भी चुकाना है। कहानी एक बहुत बड़ी समस्या की ओर संकेत करती है। वो समस्या है एक किसान का खेती से मोहभंग होना। इस समस्या की शुरुआत हम 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही देखते हैं। हालांकि खेती से मोहभंग 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही होने लगा था, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारत पर अंग्रेजी राज्य पूरी तरह से काबिज हो चुका था और औद्योगिकीकरण की शुरुआत भी हो चुकी थी, उस समय किसान अपनी खेती को छोड़कर धीरे धीरे मजदूर बनने लगे। तो एक तरह से ये जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी, ये पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगी। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के इस तालमेल को, इस घालमेल को पूष की रात में प्रस्तुत किया गया है कि किसान जी तोड़ मेहनत परिश्रम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं पा सकता, इसलिए खेती से उसका मोहभंग होना वाजिब है। कहानी प्रभावान्विति में सफल है और बिना किसी समाधान के प्रेमचंद पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न उठाकर ही छोड़ देते हैं। यहाँ से हमें हिंदी कहानी में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत दिखाई देती है। अभी तक जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उनमें उपदेश की प्रधानता थी, आदर्श की प्रधानता थी। लेखक किसी समस्या को उठाता, उस पर अपने विचार रखता, उस समस्या को पाठकों के सामने प्रस्तुत करता और फिर उस समस्या के समाधान के बारे में बताता। जैसे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर की बात करें तो ये कहानी 2 दोस्तों की कहानी है और उनके मध्य अलगाव भी इस कहानी के दौरान आता है और अंत में पंच को परमेश्वर मानते हुए वो अलगाव वापस खत्म भी हो जाता है। इसी तरह नमक का दरोगा कहानी है
उस कहानी में पंडित अलोपीदीन